अब हम करेंगे साउंड साउंड चैप्टर। तो साउंड क्या होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो एक वेव की फॉर्म में होती है साउंड, ठीक है। तो अब ये दो टाइप्स की हम वेव्स पढ़ेंगे। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम, ये देखिए, ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, एक रस्सी है मान लो, या स्ट्रिंग धागा कह सकते हैं। तो धागे को मैंने ऐसे किया तो ऐसे से वेव्स की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ये क्या है, ये वेव्स है। तो वेव क्या कर रही है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। एंड ये जो मतलब कि ऊपर नीचे वेव हिल रही है ना, ये देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ये क्या है, ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अप डाउन कर रही है। तो ये देखो, ये क्या कर रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है एंड वेव आगे जा रही है। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर है। तो दिस इज अ वेव वेर इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर। क्या है, ये परपेंडिकुलर है वेव के। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वो वेव जो कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए पहले ये डायग्राम देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम। इसका एग्जांपल आप स्प्रिंग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है हमारा, एंड स्प्रिंग को हम खींचते हैं और वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे। तो देखो, ये क्या है हमारा, ये एग्जांपल किसका हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग जो है, ये मतलब कि कंजस्टेड है, मतलब दबा दबा है। तो जब पार्टिकल्स क्लोज हों तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। जब पार्टिकल्स दूर दूर हों उसे हम रेयर फैक्शन कहते हैं। तो ये चीज क्या होगी, ये रेयर फैक्शन होगी, ठीक है। इसे हम रेयर फैक्शन कहते हैं। जब स्प्रिंग पास पास में है तो ये क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये देखो, longitudinal waves are waves where the displacement of the medium is in the same direction as the direction of traveling wave। इसमें क्या होता है, ये जिस मतलब की डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें अब कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। कंप्रेशन इज अ रेगुलर, sorry, is a region in a longitudinal wave where the particles are the closest। बहुत ज्यादा, ये देखो पास में होते हैं ना पार्टिकल्स, ये वाले देखो, पार्टिकल्स पास में होते हैं। एंड रेयर फैक्शन में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसके अंदर फर्देस्ट अपार्ट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो इसमें दो चीजें पढ़ी हमने, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जब पार्टिकल्स क्लोज हो, ठीक है, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज हो। और एयर फ्रैक्शन जब पार्टिकल्स दूर दूर हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। क्या पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। तो अब आप देख सकते हैं ये वेव चल रही है आपके सामने, एंड जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और ये वेव का नीचे वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये नीचे वाला जो वेव का हिस्सा है, इसे हम ट्रफ कहते हैं, ओके। और वेव की जो हाइट होती है, ये क्या है, हमारी वेव की हाइट है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये क्या है, हमारी दो वेव्स है मान लो, ये क्या है हमारी, ये है दो वेव्स। जैसे कि एक वेव हमारी ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी दूसरी वेव है। तो ये जो दो वेव्स है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम इससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लैम्डा। इसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा, LAMBDA। ये क्या होता है, लैम्डा होता है। इस मतलब वेवलेंथ का साइन जो है वो लैम्डा होता है, ठीक है। दोबारा देख लो, क्रस्ट ऊपर वाले हिस्से को हम वेव के क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं। एंड हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दो वेव्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव होता है एक के बाद एक, जैसे कि ये एक वेव है,
एक के बाद दूसरी वेव होगी। तो ये क्या हो गया, एक के बाद एक वेव। तो ये इरेज कर देते हैं। देख सकते हैं आप। हाँ, तो ये क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। लैम्डा हम उल्टा वाई करके लिखते हैं ऐसे, ठीक है। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, ये हाईएस्ट पार्ट होता है वेव का। ये देखो, ये क्या है, ये हाईएस्ट पार्ट है कर्व का। ओके। और उसके बाद ट्रफ, ट्रफ क्या है हमारा, सबसे नीचे वाला लोएस्ट पार्ट। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ट्रफ। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, द लोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ होता है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव ऑसिलेट करती हैं, आती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द वन वेव, बाय द वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स आती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। दोबारा पढ़ो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ होता है। एंड इसकी जो हम सिंबल है वो HZ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, HZ से। उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस at which a point on the wave, such as compression or a rarefaction, travels per unit time। अब देखो, इसमें क्या है, स्पीड, स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही चीज इधर भी लिखी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अब देखो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दो वेव्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं ना। ये देखो, ये एक वेव है और एक दूसरी वेव है, दो वेव्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह लैम्डा अपॉन में टाइम लिख दिया हमने, है ना। अब 1 अपॉन में टाइम क्या होता है, ये होता है, इधर लिख देती हूँ, 1 अपॉन में टाइम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो देखो, इधर आप लिख भी लेना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी हम ऐसे करके लिखते हैं, 1 अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। उसके बाद हम कहाँ पे थे, हाँ, तो ये 1 अपॉन में टाइम जो है, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 1 अपॉन t इज न्यू। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, न्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यही वाला, ठीक है। तो हाँ, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या होता है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा मोड़ के लिखना है, और इसको हम बुलाते क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, NU करके, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती थी। ये देखो, V होता है वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ओके। आगे, टाइम पीरियड, ये क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव एक के बाद एक, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ पॉइंट। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है हाइट, हाइट किसकी, वेव की हाइट के को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन होता है ऊपर, जैसे कि ये हमारी क्या होगी, ये मीन पोजीशन होगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है कि जो पार्टिकल्स हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं ट्रांसवर्स वेव के, परपेंडिकुलर होते हैं ना। एंड इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलल होती है। पैरेलल कैसे, ये देखिए, जस्ट वेट। ओके, ये देखो, ये क्या है, ये एक वेव चल रही है, ये दूसरी, ये तीसरी, मतलब ये सारी वेव्स का ही एक दूसरे के पैरेलल है। क्या होती है, एक दूसरे की पैरेलल होती है, ओके। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर पैरेलल। फिर उसके बाद ये, इसे काट दो। क्या होता है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होती है ना, इसमें क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होती है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन फॉर्म होती है। अब एग्जांपल, वाटर वेव, इसमें साउंड वेव हो गया। फिर उसके बाद लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है, हाइट होती है वेव की, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। अब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा
हाइट ज्यादा होगी मतलब फिर साउंड भी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई करके आ जाएगा, वाई द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ अ लाइट इज सीन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो थंडर है, अब जैसे कि बिजली खड़कती है ना, बिजली खड़कती है ना, तो क्या कह रहे हैं कि जो फ्लैश है लाइट की, जो बिजली खड़कती है, पहले हमें लाइट पहले नजर आती है और बिजली खड़कने की आवाज थोड़े ही टाइम बाद आती है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड, जो बादल के गरजने की आवाज है वो थोड़ी सी देर बाद आती है। किससे? फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, मतलब कि हमें पहले बिजली खड़कने की आवाज, मतलब कि हमें बिजली जो है वो दिखती पहले है और खड़कने की आवाज थोड़ी देर बाद आती है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखा है दिस, जो स्पीड है ना लाइट की वो इतनी होती है 3 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड, और साउंड की जो होती है वो क्या होती है इतनी, 344 मीटर पर सेकेंड एयर में। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, कहाँ चला गया कर्सर, ये रहा। तो देखो, दस फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन एट वंस बट साउंड टेक्स, जो साउंड है ना हमारी, वो कुछ फ्यू सेकंड्स लगते हैं हमारे कानों तक पहुंचने के लिए। जो स्पीड है साउंड इज इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो साउंड होती है ना वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में पाई जाती है, फिर उसके बाद गैस में थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन की जो पटरी होती है, अब उसके ऊपर अगर आप कान रख के देखोगे ना तो क्या होगा, आपको ज्यादा मतलब पता लग जाएगा कि ट्रेन आने वाली है, अगर आप ऐसे कान करके देखोगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साउंड के अंदर, सॉलिड के अंदर साउंड जल्दी पता लगती है, ज्यादा आती है, एंड लिक्विड में थोड़ी कम, फिर गैस में के सॉलिड में सबसे ज्यादा पता लगती है साउंड। तो यहाँ पे क्या है, हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम इको पढ़ेंगे। इको, अभी इको क्या है? आप सोच रहे होंगे इको है खाली रूम में बोलना, आवाज गूंजती है तो वो इको है, जो कि आप बिल्कुल गलत है। इको क्या होता है, आप यहाँ पर खड़े हैं एंड दूर कहीं माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है, तो क्या होता है आपकी आवाज ऐसे गई और पहाड़ से टकरा के आप तक पहुंचती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इको। इको के अंदर पता है क्या, हमें डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है। इको में डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा चाहिए होता है, 17 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, इफ वी शाउट, अगर हम चिल्लाते हैं या क्लैप करते हैं नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉलिंग बिल्डिंग, ठीक है, जब हम चिल्लाते हैं या क्लैप करते हैं, जो हमारे सामने बिल्डिंग होती है या माउंटेन होता है, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन लिटिल लेट, हमें सेम साउंड सुनाई देगी थोड़ी देर बाद। दिस साउंड विच वी हियर, जो हम साउंड सुनते हैं उसे हम इको कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। उसके बाद an echo is a sound caused by the reflection of sound waves from from a surface back to the listener। फिर उसके बाद जो हम बोलते हैं वो हमें वापस सुनाई देता है। फिर उसके बाद द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस क्या है, साउंड सोर्स एंड द प्लेस वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड मस्ट बी लेस देन, नॉट लेस, मतलब कि लिखा है 17 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद हमें, हम जो बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला और मेरे सामने पहाड़ है और मेरी आवाज पहाड़ तक गई और वो टकरा के वापस आती है 0.1 सेकेंड में, ठीक है, हमें, हम जो बोलते हैं ना उस 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देता है हमने जो बोला है दोबारा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला हेलो, तो वापस कब आएगी वो आवाज, 0.1 सेकेंड बाद आएगी, ठीक है, इसे हम इको कहते हैं। इको क्या होता है, 17 मीटर के मतलब दूरी चाहिए होती है इको को प्रोड्यूस होने के लिए, और 0.1 सेकेंड बाद हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। और इसमें लार्ज डिस्टेंस चाहिए होता है, टॉल बिल्डिंग और माउंटेन भी हम कह सकते हैं। उसके बाद रेवर्बरेशन क्या होता है, जैसे आप कह रहे थे रूम्स में, ठीक है, क्या होता है रूम के अंदर, खाली रूम जो होता है, ठीक है, तो यहाँ आप कह सकते हो खाली लाइब्रेरी होगी आपकी, ठीक है, तो उसमें आवाज गूंजती है क्योंकि वो रेवर्बरेशन होता है। The sound is created in a big hall, will persist by repeated reflection from the walls। अब हमारी आवाज दीवारों से टकरा के हमें ही दोबारा सुनाई देती है, ठीक है।
तो ये चीज कही हुई है कि हाँ, अब ये डेफिनेशन है। The repeated reflection that results in the persistence of sound is called reverberation. reverberation क्या होता है? हमें जो मतलब कि सुनाई देती है, ठीक है, persistence लगातार। तो अब reverberation समझ आ गई। ये रूम्स में जब आप कह रहे थे ना कि खाली रूम्स में हमें सुनाई देती है आवाज, ठीक है, तो उसे हम reverberation कहते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, why are the ceilings of concert halls curved? अब कह रहे हैं कि मान लो ये हमारा एक कॉन्सर्ट हॉल है एंड ये कर्वी शेप सी क्यों होती है इसकी? ये कर्व सी बनी नहीं, रुको। हम्म, हाँ, ये देखो ऐसे एंड ऐसे करके कर्व सी शेप क्यों होती है? बिकॉज वो इसलिए होती है, सपोज ये कोई सिंगर गाना गा रहा है मान लो, एंड क्या होगा, यहाँ से टकरा के सीधा इधर जाएगी, टकराएगी, इधर आएगी, टकराएगी, इधर आएगी। और इधर क्या बैठे हैं लोग, बहुत सारे बैठे हुए हैं ना, तो क्या है, इसलिए कॉन्सर्ट हॉल्स जो है वो कर्व बनाए जाते हैं। द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल आर कर्व्ड बिकॉज साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट रीचेस all corners of hall and is audible to each person in the hall. ये देखो आप देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ से जो बोल रहा है क्या होगा, साउंड यहाँ पे जाएगी एंड टकरा के इधर आएगी, इधर जाएगी टकरा के इधर आएगी, यहाँ से निकलेगी टकरा के, देखो ये सभी लोगों को फिर सुनाई देगी। समझ आ रही है? तो ये क्या है हमारा, ये है रिवर्ब्रेशन। उसके बाद आते हैं मल्टीपल। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आप एक चीज देख लीजिए, जैसे कि ये आप मान लीजिए ये आप हैं एंड यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, तो यहाँ से आवाज टकराई एंड सीधा आपके पास वापस आई। जो डबल डिस्टेंस कवर करती है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, गलत हो गया, ओके, हाँ, तो ये डबल डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन में टाइम। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में होता है फॉर्मूला, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस। अब आप सोच रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, ठीक है, ये देखो ये लाउड स्पीकर है हमारा, तो लाउड स्पीकर जो ऐसी शेप का होता है, और ये ऐसी शेप का क्यों बनाया जाता है, बिकॉज जब हम साउंड बोले और ऐसे ऐसे टकरा के बाहर आएगी, इसलिए हम मतलब कोन की शेप में होता है, इजिली हम साउंड सुन सके। मेगाफोन्स और लाउड जो है, हॉर्न्स वगैरह, ये सारे शहनाइयां जो शादियों में बजती हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिना स्प्रेड हुए एक ही डायरेक्शन में ये जा सके साउंड, इसलिए इनके कोन शेप में होते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, मेगाफोन, ये हॉर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या यूजेस, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो, ठीक है। क्या होता है ये, लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, इन द हार्ट और लंग्स को, ये हमारा स्टेथोस्कोप हो गया। फिर उसके बाद वही सीलिंग ऑफ हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल्स, वही आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ हियरिंग। अब ह्यूमन बींग्स जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सिर्फ सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड कहते हैं। अब रिनोसोर्स एनिमल्स हैं, वो बातें करते हैं 5 हर्ट्ज से कम। सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 20 हर्ट्ज से कहाँ से कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। और एनिमल्स जो है वो लेस देन 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। देखो ना, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जब आते हैं ना, तो कुछ एनिमल्स को पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, देखो ना। इट इज ऑब्जर्व दैट एनिमल्स डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है, before the main shock wave begin which possibly alert the animals. Next क्या है, 20,000 से 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइसेस। अब क्या है, यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, अल्ट्रासाउंड जो कि मतलब ये क्लीन करने में हेल्प करती है जहाँ पे हमारा हाथ पहुंचना मुश्किल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल
ऑड शेप पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जहाँ पे हमारा हाथ पहुंचना मुश्किल है, बहुत ही दूर है, तो अल्ट्रासाउंड उसे क्लीन कर सकती है। ठीक है। अब उसके बाद हाँ, जैसे कि अ, मतलब कि मेटल ब्लॉक्स हो गए, उसके अंदर जो इनविजिबल चीजें होती हैं, क्रैक्स और होल्स वगैरह करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है हमारा यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट, ये हार्ट वगैरह ये लिखा हुआ है इको कार्डियोग्राफी भी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड उसमें हेल्प आती है। फिर उसके बाद ठीक है, देन अल्ट्रासाउंड में भी employed to break small stones formed in the kidneys into fine ग्रेन्स। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा, जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करती है। तो ये यूजेस हो गए। तो अब इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस। उसके बाद ये एक बारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ी बहुत ही है इम्पोर्टेंट। एंड हाँ, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट है। ये जो रेड कलर से लिखा है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। व्हाट इज इको क्या होता है, ठीक है, रिवर्बरेशन क्या होता है, एंड ये सीलिंग्स वाला क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। देन हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूजेस कह सकते हैं। एंड रेंज पता होनी चाहिए आपको, ह्यूमन बींग्स, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी होती है रेंज, कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं ह्यूमन बींग्स। ओके, देन यूजेस पढ़ लेना। ठीक है, ओके, चैप्टर फिनिश हमारा। ओके, थैंक यू।